हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं अमित कौशिक एक एक लोगों सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। लास्ट क्लास में इस चैप्टर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमने किया था। एक्सरसाइज 5.1 सीखने से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 बेहतरीन तरीके से। Which of the following statement are true and which are false? Give reason. देखिए, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये सिंगल पॉइंट, क्या इस पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है? देखिए, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ये पास कर दी मैंने, यहां पर एक लाइन ये पास होगी, ये। तो आप देख सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट से जो है इनफाइनेट मैनी लाइन कैन पास। तो आप बताइए, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब रीजन देना है आपने, तो रीजन क्या दोगे कि इनफाइनेट मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ठीक है, ये कह सकते हो मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। किसी एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनिट मैनी लाइन पास हो सकती है। ठीक है ना, दिखाया मैंने आपको किस तरीके से। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या क्या है। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बारे में बात, ये आपके हैं टू डिस्टिंक्ट। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट मैंने यहां पे ले लिए, डिस्टिंक्ट और डिफरेंट पॉइंट ले लिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप ये बताइए, इन दो पॉइंट्स को मिला के क्या इनफाइनाइट, ये पॉइंट्स मैंने यहां पे दिखा दिए, मैंने एक लाइन ये पास कर दी यहां से, क्या इस लाइन के अलावा कोई और लाइन हो सकती है जो इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास होके जा सकती है? ये दो पॉइंट्स यहां पे हैं, ठीक है ना, मैं सर्कल करता हूं, ये दो पॉइंट्स यहां पे हैं, इनसे केवल एक सिंगल लाइन तो पास हो सकती है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपकी? फॉल्स, फॉल्स हो। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये बताना है, बिकॉज ओनली वन लाइन can pass through two distinct points। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक सिंगल लाइन ही पास की जा सकती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, आप देखो एक सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकते हो, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है। ठीक है ना, कोई तरीका है ही नहीं कि जिससे एक से ज्यादा लाइन यहां से पास की जा सके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से। ठीक है, तो ये था भैया। नेक्स्ट देखिए, A terminated line can be produced indefinitely on both। एक टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है? जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये आपका इनिशियल पॉइंट, वो आपका फाइनल पॉइंट है, टर्मिनेटेड पॉइंट है मैं कह सकता हूं। ठीक है ना, फिर उन्होंने क्या कहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। आप ये बताइए, जो एक टर्मिनेटेड लाइन है, क्या इसको अनंत तक नहीं बढ़ाया जा सकता? कितना भी बढ़ा सकते हैं, इनडेफिनेटली इसको बढ़ा सकता है। ठीक है, दोनों साइड इसको हम बढ़ा सकते हैं कितना, ठीक है ना, कितना भी इंक्रीज हम कर सकते हैं इस लाइन को जो। ठीक है, ये आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन थी ए भी, ठीक है ना, इसको बोथ साइड कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड, ट्रू। रीजन क्या दोगे? यही जो मैंने बताया आपको कि वी कैन
we can produce a terminated line on both sides. We can produce a terminated line on both sides. ये रीजन दिया जा सकता है। क्लियर है बात? बिल्कुल इजी है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है ना। जो दिखा गया है वही मैंने लिखा है, ठीक है ना। एक टर्मिनेटेड लाइन ली थी, ठीक है। इसको दोनों साइड कितना भी हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन दे रेडी आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो क्या उनकी रेडियस भी इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। ये कहा है कि देखो भाई, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल, अगर दो सर्कल आपके इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं दो सर्कल, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि दो इक्वल सर्कल तो कौन साइड होते हैं एक दूसरे के? ये आपके दो सर्कल, इक्वल सर्कल, तो क्या इनकी रेडियस इक्वल होगी? बिल्कुल होगी इक्वल। ये रेडियस तो इनकी इक्वल ही होगी ना दोनों की। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, ट्रू है। वजह क्या है? बिकॉज टू इक्वल सर्कल आर कोइंसाइड ईच अदर। तो इक्वल सर्कल आर कोइंसाइड टू ईच अदर। ठीक है, कि दो इक्वल सर्कल होते हैं वे कोइंसाइड होते हैं दूसरे के, इसीलिए दो इक्वल सर्कल की जो रेडियस है वो भी इक्वल हो। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात हुई? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, ये कहा गया है, फिगर दी गई है आपको कि एबी जो है, एबी जो लाइन है वो पी क्यू के बराबर है। ये एबी लाइन जो है किसके बराबर है? इस पी क्यू लाइन के बराबर। इसके बाद ये कहा है कि जो ये पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के बराबर है। जो पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के बराबर है। क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स वाई लाइन पी क्यू के बराबर? बात तो की है कि जो एक्स वाई लाइन है वो आपकी, वो भी पी क्यू के बराबर ही है। ठीक है, तो ये कहा है क्या ए बी जो है, ए बी वो एक्स वाई के बराबर होगी? जो ए बी हो एक्स वाई के बराबर, बिल्कुल होगा। आप ये बताइए कि दो ए बी लाइन भी पी क्यू के बराबर है और एक्स वाई लाइन भी पी क्यू के बराबर है, तो क्या ये ए बी और एक्स वाई बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से आपको बता, ठीक है ना, इस सब के बारे में। तो हम कह सकते हैं यहां से जो है कि ए बी जो है वो एक्स वाई के बराबर हो। ठीक है, स्टेटमेंट क्या दी जाए? एक तो ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी स्टेटमेंट। ठीक है भाई, तो इसमें रीजन क्या होगा? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स which are equal to the same things, equal to the same things are equal to each other, are equal to each other. ठीक है, क्या कहा गया सेकंड क्वेश्चन में? गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, इनकी डेफिनेशन आपको बतानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? क्या कुछ और टर्म्स हैं जिनको डिफाइन करना जरूरी है पहले? तो वे कौन कौन सी हैं? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? आप किस तरीके से इनको डिफाइन करोगे? ठीक है, ये बताना है। तो पैरेलल से, परपेंडिकुलर से, इनको डिफाइन करने से पहले आपके पास कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं, तो जिनको हम डिफाइन करना चाहेंगे। तो पहले इसका आंसर यहां से देंगे। यस, yes, there are some undefined terms, undefined terms that needs to be, that need to be
डिफाइंड फर्स्ट। तो कुछ अनडिफाइंड टर्म है जिनको पहले डिफाइन करना जरूरी है। कौन कौन सी है वे? जैसे पॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो, लाइन सेगमेंट को, लाइन को, एंड सरफेस। इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफाइन करना चाहेंगे इन अनडिफाइंड टर्म को। उसके बाद जो क्वेश्चंस में कहा गया है पैरेललाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, इनके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, इट हैज नो लेंथ नो ब्रेथ। तो मैं कह सकता हूं पॉइंट क्या है? लेंथलेस एंड ब्रेथलेस पॉइंट। ठीक है ना, इट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये आपका पॉइंट है। यहां पे पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, ये लिख सकते हैं। पॉइंट हैज नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, ये आपका पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर बात की जाए लाइन सेगमेंट की, ये मैंने पॉइंट की यहां पे बात की है, पॉइंट की। अगर लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो ये आपकी होती है लाइन सेगमेंट। ये इसका होता है इनिशियल पॉइंट, जैसे ए बी, ये होता है इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है? जहां से स्टार्ट होती है लाइन, ये पता होता है कि लाइन सेगमेंट कहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये इसका होता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, जहां खत्म होती है। आप ये बताइए, अगर लाइन सेगमेंट का आपको ये पता है कि स्टार्ट कहां से और खत्म कहां होगी, तो आप इसकी लेंथ को भी मेजर कर सकते हो। इसका मतलब इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। ठीक है ना, तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन विच हैज ए डेफिनेट लेंथ। ठीक है, ए लाइन विच हैज ए डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ। ठीक है ना, जिसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है उसी को लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये बात होगी भी लाइन सेगमेंट की। अब दूसरा, तीसरा, लाइन क्या होती है? लाइन, लाइन का ना ही तो आपका इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है। ना ये पता स्टार्ट कहां से और ना ये पता होता खत्म कहां होगा। तो आप ये बताइए, जब यही नहीं पता कि शुरुआत कहां से और अंत कहां होगा, तो आप इसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वी कांट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। तो इसका नो इनिशियल पॉइंट, कोई भी इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, नो इनिशियल पॉइंट एंड नो टर्मिनेटिंग पॉइंट, नो टर्मिनेटिंग पॉइंट। ना कोई टर्मिनेटिंग पॉइंट होता। ठीक है, तो ये आपकी लाइन होती है। वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ लाइन, मेजर द लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ, हम लाइन की लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको लाइन को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, सरफेस क्या होता है? ये आपका सरफेस होता है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। ठीक है ना, इसको सरफेस का होता है। जिस टेबल टॉप होता है ये आपका सरफेस होता है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैंने आपको कुछ अनडिफाइंड टर्म को डिफाइन कर दिया है पहले। ठीक है, तो ये आप कुछ अनडिफाइंड टर्म्स थे यहाँ पे, जिनको पहले डिफाइन करना जरूरी था। पता होना जरूरी था कि पॉइंट क्या होता है, लाइन लाइन सेगमेंट में
क्या डिफरेंस होता है, सरफेस क्या होता है, ठीक है ना, तभी मैं आपको डिफाइन कर पाऊंगा पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको डेफिनेशन देने के लिए कहा गया है इनके बारे में, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले बात की गई पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइंस क्या होती है, काफी टाइम आपने ड्रॉ की होंगी, लेकिन डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं ये देखिए, डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ये दो ऐसी लाइनें होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं और ना ही मीट करते हैं एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर। हर पॉइंट पर इनके बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, ये बिल्कुल इक्वल होती है। दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हर पॉइंट पर बराबर होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं, अगर डेफिनेशन की बात है तो हम कह सकते हैं कि लाइंस, टू लाइंस, टू लाइंस which do not intersect, which do not meet and intersect each other, intersect each other, ठीक है ना। ऐसी दो लाइनें जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है और ना इंटरसेक्ट करती हैं, उनको पैरेलल लाइंस कहा जाता है। इनके बीच की दूरी हर पॉइंट पर सेम रहती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इनको कहा था पैरेलल लाइंस। इसके बाद है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करेंगे थोड़ा सा, देखिए सेकंड आपका परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, आपने इस तरीके की लाइंस काफी टाइम ड्रॉ की होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। तो कहा जा सकता है टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। डेफिनेशन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं टू लाइंस आर said to be perpendicular lines are said to be perpendicular lines when angle between them, angle between them is a right angle, राइट एंगल या नहीं, ठीक है ना। ऐसी दो लाइनों को परपेंडिकुलर लाइन कहा जाता है जब उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये दोनों के लाइनों के बीच एंगल आपका 90 डिग्री है, एक ये लाइन एक ये लाइन, इन दोनों के बीच क्या आप 90 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है ना। दो परपेंडिकुलर लाइन को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी पी क्यू लाइन है, ये आपके ए और बी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ए बी लाइन परपेंडिकुलर है पी क्यू, इस तरीके से इनको लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये साइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइन ये होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। क्लियर है बातें सारी, इजी है वो, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने के लिए। हाँ, नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इसको तो डिफाइन कर ही चुके हैं हम पहले। लाइन सेगमेंट क्या होती है, ये ए बी, ये आपकी लाइन सेगमेंट होती है, ठीक है। ये इनिशियल पॉइंट होता है इसका, और ये टर्मिनेटिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है क्योंकि हमें पता होता है कि स्टार्ट कहां से है और
खत्म कहां होगी, इसकी लेंथ को मेजर किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं लाइन सेगमेंट के बारे में, लाइन डेफिनेशन आपने ऐसे लिखना है एग्जाम, ठीक है, लाइन विच हैज ए डेफिनेट लेंथ, जिसकी लेंथ डेफिनेट होती है, जिसको मेजर किया जा सकता है, उसी को लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखिए रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होती है, ये सेंटर है, कि मैंने आपको सर्कल बनाया पहले, ये आपका सर्कल है और ये सेंटर, इसको कहा जाता है रेडियस, ये रेडियस। तो अगर डेफिनेशन देनी हो रेडियस ऑफ सर्कल की, तो क्या है ये रेडियस, ये आपकी कांस्टेंट डिस्टेंस है। आप देखोगे ये सभी क्या आपकी रेडियस, इन सब की डिस्टेंस कांस्टेंट है, बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि एक कांस्टेंट रेडियस ऑफ ए सर्कल के बारे में अगर बात करें, रेडियस ऑफ सर्कल, तो इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस ए a constant distance between center of a circle and any point of the circle, between center of a circle and any point of the circle। ठीक है, देखिए सेंटर और किसी भी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए सर्कल पर, सेंटर और उस सर्कल के पॉइंट के जो बीच की दूरी है ना, इन सब को रेडियस ही कर, ठीक है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस होती है, सेम होती है, ठीक है ना। सेंटर से सर्कल की जो दूरी होती है वो सेम होती है, कांस्टेंट डिस्टेंस, इसी को रेडियस कहा जाता है। अब बात करते हैं स्क्वायर के, नेक्स्ट हम आपकी स्क्वायर, स्क्वायर फिफ्थ आपकी, फोर्थ कम थी, स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, देखिए पता होगा आपको, ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं एंड ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री, चारों एंगल आपके 90 डिग्री के होते, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि अगर डेफिनेशन की बात की जाए, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल या ए क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ए क्वाड्रिलेटरल whose all four sides are equal, whose all four sides are equal and each angle is a right angle, प्रत्येक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा और चारों साइडें आपकी बराबर, इसी को स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखो भाई, क्या कहा गया है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो, आपको दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए, ए और बी, जैसे मान लीजिए डिटेल से बात की गई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में पोस्टुलेट्स और एक्सिम्स के बारे में, ठीक है ना, आप जान सकते हो, देख सकते हो इंट्रोडक्शन वीडियो।
यहां क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए हैं, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी, कोई भी थर्ड है एक पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो क्या कहा गया था, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट्स यहां पे हैं। ठीक है, अब ए की पोजीशन के बारे में क्लियर तो है नहीं कि यहां पे है, यहां है, बिल्कुल सेंटर में है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब सेकंड में क्या कहा गया, देखिए सेकंड में देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, ये कहा गया है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3, कम से कम 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं जो सेम लाइन में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए आपका यहां पे है, बी यहां है और सी यहां, ठीक है ना, तो इस तरीके से देख सकते हो एक सेम लाइन में नहीं है। ठीक है ना, सेम लाइन में नहीं है एबीसी जो है, ये आपका सेकंड पोस्टुलेट में कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है, इसके बेसिस पर क्या कहा गया है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। बिल्कुल, ये दो पोस्टुलेट जो दिए गए हैं, यहां कुछ अनडिफाइंड टर्म है। अनडिफाइंड टर्म क्या है, यहां ये क्लियर नहीं बताया गया कि पॉइंट्स कहां होगा सी, तो पॉइंट्स हो गए एक तो आपका अनडिफाइंड टर्म, और एक लाइन हो गया, लाइन के बारे में नहीं बताया गया कि कौन सी लाइन कहां पे किस तरीके से होगी। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं यस, these two postulates contain, these two, yes, these two postulates contain undefined term, undefined term। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपका पॉइंट है जैसे, और सेकंड आपका लाइन। पॉइंट और लाइन दो ऐसी टर्म है जो यहां पे अनडिफाइंड है, जिनके बारे में क्लियर नहीं बताया गया कि पॉइंट जैसे सी यहाँ पे कहां होगा, लेफ्ट राइट सेंटर में कहां होगा। ठीक है ना, ऐसे यहां पे बी के बारे में क्लियर नहीं कहा गया है। ठीक है ना, इस तरीके से ये दो आपकी अनडिफाइंड टर्म है। ठीक है, तो इतने पार्ट का आंसर मैंने आपको दे दिया। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, अब ये कंसिस्टेंट क्या होता है, क्या ये कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट का मतलब होता है इन दोनों को डिफाइन करने के लिए जो आपके दो पोस्टुलेट दिए गए हैं, क्या इनके लिए हमने किसी एजम्पशंस का यूज किया है? बिल्कुल एजम्पशंस का यूज नहीं किया। क्या कुछ लेट अस कंसीडर ऐसा कुछ किया है हमने? बिल्कुल नहीं किया ना। तो अगर कोई एजम्पशन का यूज ना करना पड़े तो उस सिचुएशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। अगर किसी एजम्पशंस का यूज करके कोई चीज इंप्रूव करते हैं तो वहां पे उस सिचुएशन को कहा जाता है इनकंसिस्टेंट। तो ये सिचुएशन कैसी है आपकी? कंसिस्टेंट। यस, दीज पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। यस, these postulates are consistent। तो ये क्या है आपके? कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन, क्या ये दो पोस्टुलेट्स आपके यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने आपको पोस्टुलेट्स बहुत डिटेल से पढ़ाए हैं, तो आपको देखना है जाके वहां पे। ठीक है ना, तो हमने वहां पढ़ा था इस प्रकार का कोई भी पोस्टुलेट्स वहां पे नहीं था। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं नो, दे डू नॉट फॉलो एनी postulates, Euclid postulates, no, they do not follow any Euclid's postulates।
यूक्लिड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का जो है। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे इन सब के आंसर्स दे दिए गए। क्लियर है बात, कुछ ज्यादा इसमें है नहीं समझने के लिए। दो सिचुएशंस आपको दी गई थी, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए और बी, दो आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए गए थे। देयर एग्जिस्ट थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच में है। ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल सेंटर में है या लेफ्ट में होगा, थोड़ा राइट में होगा। तो पॉइंट्स के बारे में कोई यहाँ पर क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में क्या कहा गया था, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, ये कम से कम 3 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो एक सेम लाइन पे नहीं है। जैसे अब ये सेम लाइन पे नहीं है, किसी भी तरीके से बनाया जा सकते हैं। जैसे ए यहाँ बना दिया, बी यहाँ पे, सी यहाँ हो गया। ठीक है ना, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, जो सेम लाइन पर नहीं हो। तो यहाँ पे लाइन को अच्छे से डिफाइन नहीं किया गया। तो फिर ये कहा गया था क्या इन पोस्टुलेट्स में डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म, बिल्कुल पॉइंट्स अनडिफाइंड है। यहाँ पे लाइन अनडिफाइंड है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे दो टर्म आपकी पॉइंट और लाइन अनडिफाइंड है। इसके बाद कहा गया क्या ये कंसिस्टेंट है। मैंने बताया आपको कंसिस्टेंट क्या होता है, जहां पे कोई एजम्पशंस का यूज किया जाए। जहां पे कोई एजम्पशंस का यूज ना किया जाए उस सिचुएशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट, और जहां कोई एजम्पशंस यूज किया जाए तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने कोई एजम्पशंस का यूज नहीं किया, इसीलिए ये क्या है, कंसिस्टेंट सिचुएशन है। क्या यूक्लिड के किसी पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं दोनों सिचुएशंस? बिल्कुल नहीं। हमने डिटेल से पढ़ा है यूक्लिड के पोस्टुलेट्स, हमने डिटेल से पढ़े थे, तो वहां पे किसी भी पोस्टुलेट से मैच नहीं खाती हैं दोनों सिचुएशन जो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या कर, बहुत इजी है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन जो है, और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आता है। इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये कहा गया है अगर एक पॉइंट सी, इफ ए पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट है। किस तरीके से है कि ए सी बी सी के बराबर है, ये जो ए सी है ये बी सी के बराबर हो। ठीक है, देन प्रूव दैट, प्रूव आपको करना है कि ए सी जो होगा वो हाफ होगा ए बी का। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो फिगर मैंने आपको बना दिया यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से लिखना है, बहुत डिटेल अच्छे से लिखना है आपने। गिवन क्या पहले बताना, गिवन क्या है? गिवन है ए बी इज इक्वल टू, सॉरी ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी आपको गिवन। देखिए यहां पे दिया है ए सी बी सी के बराबर है। इसके बाद प्रूव क्या करना है, लिखिए टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव करना है आपने ए सी जो होगा, ए सी है वो हाफ है ए बी का, ए सी आपका ए बी का हाफ होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद लिखिए प्रूफ, प्रूफ। अब प्रूफ क्या है यहां पे, प्रूफ देखिए आप ये बताइए कि आपको गिवन है ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है, बिल्कुल दिया है आपको कि ए सी बी सी के बराबर। प्रूव क्या करना है कि जो ए सी है ये हाफ होगा ए बी का, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था यूक्लिड पोस्टुलेट्स में कि इक्वल्स कैन बी एडिड टू इक्वल। ठीक है ना, इक्वल कैन बी एडिड टू इक्वल्स। अगर दोनों ही इक्वल हैं तो इनमें कोई भी इक्वल ऐड किया जा सकता है, या तो इन दोनों में ए सी ऐड कर सकता हूं या दोनों में बी सी ऐड कर सकता हूं। आप ये देखिए आपको प्रूव क्या करना है। अगर ये 2 यहां पे आएगा 2 ए सी हो जाएगा ना, तो आपको एक ए सी की जरूरत और है। ठीक है ना, प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोथ साइड ए सी ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपको दिया ये ए सी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, यहां लिख सकते हैं इक्वल कैन बी एडिड टू इक्वल्स। ठीक है, इक्वल में इक्वल्स ऐड किए जा सकते हैं। अब आप यहां देखिए ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, 2 ए सी,
और BC प्लस AC, ये BC प्लस AC क्या हो जाएगा आपका AB, AB हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 इस साइड जाके हो जाएगा डिवाइड में। अब AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही प्रूफ करना था, बिल्कुल इजी है, ये आपका प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ, ठीक है। बताइए तो परेशानी है भाई किसी प्रकार की? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या कहा गया था? एक पॉइंट C है जो A और B के बीच में दिया गया, ये पॉइंट C है जो A और B के बीच में दिया गया है। किस तरीके से? AC जो होगा वो BC के बराबर है, AC BC के बराबर ही गिवन है। प्रूव करना है कि AC हाफ होगा AB का, ठीक है ना। तो प्रूफ के लिए मैंने गिवन जो था इसका सहारा लिया, ठीक है ना। आपको AC इज इक्वल टू BC दिया गया था। अब मैंने यहां देखा कि जो प्रूव करना है वो 2AC इज इक्वल टू AB होगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो सकता है इस साइड जाके, ठीक है। तो मेरे को AC की जरूरत थी, हालांकि दोनों तरीके से मैं कर सकता हूं, दोनों साइड बोथ साइड AC के अलावा मैं BC भी ऐड कर सकता हूं, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने AC ऐड किया, दोनों साइड कर सकते हैं क्योंकि इक्वल्स में इक्वल ऐड किया जा सकता है, ठीक है ना। तो AC बोथ साइड ऐड करने के बाद यहाँ 2AC हो गया, एक AC 2AC, और BC प्लस का AC आपका AB हो जाएगा। इस तरीके से 2 डिवाइड में आके AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है यहां तक की बात? बिल्कुल इजी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। In question 4, point C is called the midpoint of line segment AB. Point C को AB का मिड पॉइंट कहा गया। Prove that every line segment has one and only one midpoint. ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो होगी, जैसे मान लीजिए कि AB है, क्वेश्चन 4 में C को AB का हमने मिड पॉइंट प्रूफ किया था। तो अब यहां क्या प्रूव करना है कि हर लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हम यहां पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट अस एज्यूम AB line AB has 2 midpoint. Line AB has 2 midpoint C and D। मैंने लेट कर लिया है कि AB के 2 मिड पॉइंट हैं C और D, C और D AB के 2 मिड पॉइंट है, ये मैंने लेट कर लिया यहां पे, ठीक है। मान लीजिए यहां पे ये C और D AB के 2 मिड पॉइंट है, ये हमने लेट कर लिया है, ठीक है। अगर हम गलत प्रूफ हो जाते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि हर लाइन का केवल एक ही मिड पॉइंट है, ठीक है ना, जो हमने यहां पे लेट किया है। अगर इसको हम प्रूफ नहीं कर पाए तो इट मींस क्या होगा कि हर लाइन का केवल एक ही यूनिक मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। देखिए अगर C को मिड पॉइंट में मानता हूं, ठीक है ना, इफ C इज द मिड पॉइंट, देखिए यहां इफ C is if C is a midpoint of line AB, अगर C AB का मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट कहना चाहिए यहां पे, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट AB, यहां पे लाइन सेगमेंट लिखो। पता आपको लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बता था लास्ट क्वेश्चन में मैंने, ठीक है ना। तो अगर C AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो ये कहा जा सकता है कि AC जो है वो हाफ होगा AB का। अगर ये C मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि AC जो है वो AB का हाफ होगा, बिल्कुल होगा अगर मिड पॉइंट है तो, ठीक है ना भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अगर मैं मानता हूं D इज ए मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, इफ
डीजे मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। अगर डी ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो यहां लिखा जा सकता है ए डी हाफ होगा, जो ए डी है वो हाफ होगा बीसी का, सॉरी ए बी का, ए डी ए बी का हाफ होगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। देखिए यहां तक का क्या किया, यहां तक क्या किया गया है समझिए। इन्होंने ये कहा था कि क्वेश्चन 4 में हमने प्रूव किया था कि सी जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट था। तो यहां क्या प्रूव करना है, ये प्रूव कीजिए कि हर लाइन सेगमेंट का केवल एक यूनिक मिड पॉइंट होता है, केवल एक ही मिड पॉइंट होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहां पे क्या मान लिया, क्या लेट किया है, लेट अस अज्यूम लाइन सेगमेंट ए बी हैज टू मिड पॉइंट। मैंने सी और डी दो मिड पॉइंट मान लिए लाइन सेगमेंट ए बी के, ठीक है। अगर सी मिड पॉइंट है, अगर सी ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो ए सी जो होगा, ये यहां तक का ए सी जो होगा वो हाफ होगा ए बी का, बिल्कुल होगा। अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी हाफ होगा ए बी का, ठीक है ना। अब आप ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड से बात करूं, इन दोनों इक्वेशंस की आरएचएस राइट हैंड साइड बराबर है, हाफ ए बी हाफ ए बी, तो इनकी एलएचएस भी बराबर होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू एडी होगा, भी कहा जा सकता है ना कि ए सी इज इक्वल टू एडी होगा। आप ये बताइए कब पॉसिबल हो सकता है, जो ये एसी की जो दूरी है ये इस एडी की दूरी के बराबर कब हो सकती है, जब सी और डी कोइंसाइड हो, जब सी और डी एक ही पॉइंट हो, या तो सी डी के ऊपर हो या डी सी के ऊपर, तभी तो पॉसिबल हो सकता है ए सी ए डी के बराबर, ठीक है ना। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, मैं लिख सकता हूं दिस इज पॉसिबल only when C and D are coincide. C and D, point C and D, point C and D are coincide. Point C and D are coincide. ठीक है ना, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है ना, एक दूसरे के कोइंसाइड, बिल्कुल संपाती हो एक तरीके से, ठीक है ना, तब ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि C और D एक ही पॉइंट है, ठीक है ना। तुम कह सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि सी डी यहां पे बराबर होगा एक तरीके से है, ठीक है। सी इज इक्वल टू डी होगा यहां पे, ठीक है ना, जो सी है वही डी होगा, या तो सी डी की जगह होगा या डी सी की जगह होगा, केवल तभी ए सी की डिस्टेंस जो है ए डी के बराबर हो सकती है। क्योंकि अब आप यहां देखोगे ए सी की डिस्टेंस, ए से सी तक की डिस्टेंस तो यहां तक है और ए से डी तक की यहां तक है, बिल्कुल बराबर नहीं है। ये बराबर कब होगी, जब या तो सी डी की जगह आ जाए या डी सी की जगह आ जाए, तभी तो पॉसिबल होगा ना एक तरीके से जो है, यानी सी और डी दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है ना, एक ही जगह पर होने जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा केवल तभी हो सकता है जब दोनों कोइंसाइड होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, हेंस every line segment has only one midpoint हर लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये कहा जा सकता है, ठीक है ना।
इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इजी है बिल्कुल, मैंने बता दिया आपको दोबारा भी। देखिए हाँ, अगर नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर सकते हो आराम से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहां क्या कहा गया है, 5.10 आपको एक फिगर दी गई है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन लिखिए पहले। एसी दिया है बीडी के, यानी जो एसी है वो बीडी के बराबर दिया। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एबी जो है वो सीडी के बराबर, ये एबी की जो लंबाई है वो सीडी के बराबर हमने प्रूव करनी है, ठीक है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है, मैं बिल्कुल इजी तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रूफ देखिए, गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BD है, ये गिवन है बिल्कुल। आप ये बताइए क्या AC को, A से C तक की डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं AB प्लस का BC, AB प्लस का BC करके। A से C की डिस्टेंस को AB प्लस BC लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। अब यहां देखिए BD, BD को क्या लिखा जा सकता है, BC, BC प्लस CD, बिल्कुल लिख सकते हैं BC प्लस CD। अब BC से BC यहां पे कैंसिल हो जाएगा। आपको पता होगा इक्वेशन के बोथ साइड सेम एक्सप्रेशन, सेम साइन वाले सेम एक्सप्रेशन जो हैं वो कैंसिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। या BC को इस साइड जाकर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस BC से प्लस BC कैंसिल हो जाएगा, किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां देखिए क्या बच गया भाई, AB इज इक्वल टू CD बच गया। ये तो प्रूफ करना था आपको, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। बिल्कुल आसान है, जो गिवन था वो लिखा, जो प्रूव करना था वो लिखा है आपने, फिगर आपको दी है, ठीक है ना। गिवन की हेल्प से AC को मैंने लिख दिया यहाँ पे AB प्लस का BC, और BD को लिख दिया BC प्लस का CD। जहां BC से BC कैंसिल हो गया, आपको जो प्रूफ करना था वही बच गया आपका, AB इज इक्वल टू CD, ठीक है। इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन यही सकता है इसका। यहाँ का क्या कहा गया, देखिए y इज एक्सियम 5। आप ये बताइए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से पढ़ाया था एक्सिम्स के बारे में, एक्सिम्स 5 याद है आपको क्या था, क्या कहता है एक्सिम्स 5, इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सिम्स, ठीक है, कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा गया है, नोट दैट क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, ठीक है। फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में बात हो रही है, फिफ्थ एक्सिम्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले लिखिए फिफ्थ एक्सिम क्या होता है। फिफ्थ एक्सिम आपको याद होना चाहिए क्या था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये था, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। तो ये कहा है इन्होंने कि ये प्रूफ कीजिए, ये बताइए कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे है, एक्सिम 5 यूनिवर्सल ट्रूथ कैसे, ये बताना, ठीक है ना। एक्सिम 5 कहता है आपको होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, कि हमेशा जो होल होता है, कंप्लीट जो होता है, वो पार्ट से ज्यादा होता है, ये प्रूफ करना है। आप ये बताइए कि मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपए है, 10 रुपए आपके पास, ठीक है ना। आपने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 रुपए, 5 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, और 1 रुपए का सिक्का ही मान लेते हैं, 1 रुपए, ठीक है ना। और एक और 2 रुपए का सिक्का, और एक 5 का, 2 और एक 5, ठीक है। 10 रुपए हो गए ना देखो, ठीक है। 10 रुपए को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये है आपका होल, होल पार्ट है ये आप, ये आपका होल पार्ट्स।
और ये सारे आपके पार्ट्स हैं इसी के। 1 रुपए का, 2 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए पार्ट्स, ठीक है ना। आप ये बताइए कि क्या हमेशा जो ये होल है हर पार्ट से ग्रेटर नहीं होगा? क्या 1 से ज्यादा नहीं है 10? बिल्कुल है। 2 से ज्यादा है 10, 5 से ज्यादा 10 है, ठीक है ना। तो हमेशा जो क्या है आपका होल पार्ट होगा वो हमेशा ज्यादा ही होगा पार्ट से, ठीक है ना। आप और तरीके से भी समझ सकते हो। मान लीजिए कि ये मैंने एक सीट्स को इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक सीट्स को मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो टोटल पार्ट क्या आपके 8 हैं, और इसको मैंने यहाँ पे जैसे शेड कर दिया 2 पार्ट्स को, ठीक है ना। तो ऊपर 2 आएगा, 2/8। हमेशा जो ये होल है ये आपका होल पार्ट होता है, होल पार्ट, ठीक है ना। ये इसी का पार्ट। तो किसी भी चीज, किसी से भी आप रिलेट कर सकते हो। यूनिवर्स में कोई भी थिंग ऐसे ले सकते हो जिसका पार्ट जो है हमेशा वो लेस ही होगा होल से, या होल पार्ट जो उसका होल जो है वो हमेशा ग्रेटर होगा उसके पार्ट से, ठीक है ना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक्जिम 5 जो है यूक्लिड का ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहा जा सकता है बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो लिखना कैसे एग्जाम में, ये मैंने आपको एग्जाम्पल देके बता दिया है, आप लिखोगे कैसे, ठीक है ना। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाने के लिए दिए हैं, ठीक है। आपको लिखना क्या है, सबसे पहले एग्जाम 5 लिखना है, मैंने लिख दिया है ऊपर। अब इसके बाद आप लिखोगे यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू for everything in the world. It is true for everything in the world. ये हर चीज के लिए ट्रू है। ये जो एग्जाम 5 है ये हर चीज के लिए ट्रू है, ठीक है ना। सो इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यही कह सकते हैं, हमें यही प्रूफ करना है। देखिए, कंसीडर द यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। या लिख सकता हूं देयरफॉर इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ट्रूथ, देयरफॉर इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, बिल्कुल इजी है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम 5 लर्न होना जरूरी है। इसके बाद ये बताना है कि ये हर चीज से रिलेट करता है। इस यूनिवर्स में एवरीथिंग, किसी भी चीज को आप ले सकते हो, ठीक है ना। उसका पार्ट हमेशा होल से लेस ही होगा, या होल हमेशा ग्रेटर होगा पार्ट से, ठीक है। नेक्स्ट, तो लास्ट क्वेश्चन था भाई। इस चैप्टर को हमने बहुत डिटेल से खत्म कर दिया है। चैप्टर 5 बेहतरीन तरीके से हमने खत्म किया है। सबसे पहले चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन वीडियो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था एग्जिम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, थ्योरम्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस होता है इन सब के बारे में जो, ठीक है, सबको डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इसके बाद इस वीडियो में हमने 5.1 डिटेल से खत्म की है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है कंप्लीट सिलेबस हम करने वाले हैं। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6, 7 इस तरीके से आगे बात होगी सबके बारे में, ठीक है ना। तो आपने बने रहना हमारे साथ, जो है सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है चैनल को, और रेगुलर वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। 9th-10th के बारे में, 11th-12th की क्लासेस का कोर्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी कोर्स स्टार्ट करने वाले जल्दी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।